एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसे कि हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि आपका पीएचडी का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है उसका नोटिफिकेशन आउट हो गया था। तो आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं आखिरकार पीएचडी के जो नॉर्म्स हैं, जो नियम दिए गए हैं फॉर्म भरने के, क्या एलिजिबिलिटी है, क्या चीज़ें हैं, सब कुछ आज हम उसको डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, उत्तराखंड स्टेट कंबाइंड पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट 2024, यानी कि इसका जो शॉर्ट फॉर्म इन्होंने बनाया है CPET 2024 के नाम से ये इंट्रेंस एग्ज़ाम कंडक्ट किया जा रहा है। अब इसमें कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं ये तो आपको पता ही है। यहाँ पे लोगोज़ भी बना रखे हैं। श्रीदेव सुमन यूनिवर्सिटी का लोगो है, ये शोभन सिंह जीना यूनिवर्सिटी का लोगो है, ये उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी का लोगो है एंड ये कुमाऊँ यूनिवर्सिटी का लोगो है। तो यहाँ पर देखिए कि ये चारों ही विश्वविद्यालय हैं, इनके द्वारा ही ये कंडक्ट करवाया जा रहा है कंबाइंडली। अब हो सकता है आगे के आने वाले एग्ज़ाम भी हमेशा ही अब कंबाइंड फॉर्म में ही आएंगे, क्योंकि इस बार जितने भी एग्ज़ाम्स देखे गए हैं तो सभी के सभी कंबाइंड फॉर्म में ही देखे गए हैं। चाहे हम बीएड इंट्रेंस एग्ज़ाम की बात करें, इस बार के बीएड इंटीग्रेटेड कोर्स की बात करें या एलएलबी की बात करें, तो सभी क्या आए एक ही पोर्टल पे आ रखे हैं और एक ही मतलब कंबाइंड तरीके से आ रखे हैं। इससे पहले सभी अलग अलग विश्वविद्यालय अपना अलग अलग कंडक्ट करवाते थे, क्योंकि ये सारे जो विश्वविद्यालय हैं उत्तराखंड के अंदर ही आते हैं, तो इसलिए इनका कंबाइंड अब एग्ज़ाम अब से शायद 2024 के बाद से अब ये कंबाइंड ही होगा। अब इसका जो पोर्टल है वो तो बन ही गया है, रिसेंटली बना है ये, तो अब इसी पे ही सारे एग्ज़ाम कंडक्ट कराए जाएंगे। तो इस बार पीएचडी का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है वो भी कंबाइंडली ही कंडक्ट करवाया जा रहा है। तो अब हम इसके प्रॉस्पेक्टस को आगे देखते हैं। इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन एंड डेट्स एट ग्लैंस, यानी कि एक बार यहाँ पे इवेंट्स देख लीजिए। रजिस्ट्रेशन एंड सबमिशन ऑफ, जो एप्लीकेशन का सबमिशन है और जो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है वो कहाँ से कहाँ तक है, तो ये देखिए 3 जुलाई 2024 से 22 जुलाई तक आपका रजिस्ट्रेशन होगा, ठीक है, अप टू 5 बजे तक। 22 जुलाई लास्ट जो डेट है उसके आपको 5 बजे, शाम के 5 बजे तक आप फॉर्म भर सकते हैं, उसके बाद नहीं भर पाएंगे। ये इसका ऑफिशियल लिंक है, यहाँ पे जाके आप अपना फॉर्म भर सकते हैं। जब भी आप प्रोस्पेक्टस खोलेंगे इस पर क्लिक करेंगे तो आपका वैसे भी आपका वही वाला पेज खुल जाएगा, ठीक है, प्रोस्पेक्टस से ही खुल जाएगा। इसके बाद ये है एडमिट कार्ड डाउनलोडिंग बाय कैंडिडेट फ्रॉम समर्थ पोर्टल। समर्थ पोर्टल पे ही आपका एडमिट कार्ड आएगा, ये भी ठीक है। कब आएगा? 1 हफ्ते पहले आ जाएगा। जब भी आपका एग्ज़ाम है 1 हफ्ते पहले आ जाएगी। 11 अगस्त को है तो 1 अगस्त तक आपका या 2-3 अगस्त तक आपका आ जाएगा पोर्टल पे, वो आप देख लेंगे, नोटिफिकेशन आ जाएगा उसका। और डेट ऑफ एग्जामिनेशन 11 अगस्त है। ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन, यानी कि आपके जो पीएचडी का एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है वो है आपका 120 मिनट, यानी कि 2 घंटे। और टाइमिंग ऑफ एग्जामिनेशन, कैंडिडेट के जो भी कैंडिडेट रहेंगे उनके एडमिट कार्ड पे लिखा रहेगा, सेंटर भी उनके एडमिट कार्ड पे लिखा रहेगा। तो ये जानकारियाँ थोड़ी इंपॉर्टेंट थी। उसके बाद आगे देखते हैं। इसके बारे में हम तो बात कर चुके हैं पिछले उसमें। तो जनरल ईबीसी ओबीसी के लिए 2550 रुपये है फ़ीस, और फॉर SC ST PH कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए 2050 रुपये है। ये हमने बात कर ली थी पिछले उसमें। ये जो है फॉर्म जो भरा जाएगा वो ऑनलाइन माध्यम से भरा जाएगा, और जो फ़ीस भरी जाएगी एक बार वो रिफ़ंड नहीं हो पाएगी किसी भी हालत में, ये लिखा है यहाँ पे। उसके बाद अब इंपॉर्टेंट जो इंस्ट्रक्शंस हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो पीएचडी फॉर्म भरते टाइम आपको ध्यान में रखनी चाहिए, अब उनके ऊपर बात कर लेते हैं। उसके बाद हम इसके एग्ज़ाम पैटर्न की भी बात करेंगे कि इस जो भी आपका सब्जेक्ट था मास्टर्स में, जो आपका सब्जेक्ट रहा है, तो उससे कौन से सब्जेक्ट से क्या क्या पढ़ना है आपको, क्या इसकी जो पैटर्न है एग्ज़ाम का वो हम डिस्कस करेंगे इसके बाद लास्ट में। तो देखिए पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या लिखा है यहाँ पे कि जो भी आपकी फ़ीस जमा होगी वो किसी भी हालत में दोबारा आपको वापस नहीं दी जाएगी। एक बार जमा हो गई तो किसी भी हालत में वापस नहीं होगी। और जितने भी कैंडिडेट हैं उनको एडवाइस दिया जा रहा है कि आपको सभी जो इंस्ट्रक्शंस हैं एलिजिबिलिटी से रिलेटेड, तो उनको आपको केयरफुली पढ़ना है। जब आप एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करेंगे उससे पहले पढ़ना है, पीएचडी एंट्रेंस एग्ज़ाम के तहत जो भी नॉर्म्स दिए गए हैं, जो कि मैं भी बात कर रही थी थोड़ी देर पहले। उसके बाद है दूसरा, रजिस्ट्रेशन करने से पहले कैंडिडेट को सभी वही चीज़ बोल दी गई है कि इन्फॉर्मेशन बुलेट को अच्छे से पढ़ना है, जो भी इसमें बातें कही गई हैं, जो कि रूल्स रेगुलेशन हैं जो यूनिवर्सिटीज़ के अकॉर्डिंग, उनको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है, उनके अकॉर्डिंग ही फॉर्म भरना है, उनको ध्यान में रखते हुए। ये थर्ड पॉइंट के अकॉर्डिंग क्या है कि ये जो बुलेटिन दी गई है उसमें कोई भी पार्ट अपडेट किया जा सकता है ना, जो कि एडमिशन पोर्टल पे ही अपडेट किया जाएगा और यहाँ पे आपको मिल जाएगा। UK इंट्रेंस PhD.samarth.education, इनकी जो पोर्टल है वहाँ पे दे दिया जाएगा। कोई भी चीज़ अगर इसमें क्या होती है, कोई भी चीज़ को अगर अपडेट किया जाता है तो अपडेट किया जाता है, डिलीट किया जाता है, जो कि एक पार्ट है बुलेटिन का, तो ये लिखा गया इसमें। ओवरऑल इस तीसरे पॉइंट में यूनिवर्सिटीज़ के पास जो राइट है किसी भी मतलब बुलेटिन को जो
इन्होंने दिया गया है, प्रॉस्पेक्टस दिया गया है, उसको अपडेट करने का इनको अधिकार है। ये इस पॉइंट पे लिखा है, इसको थोड़ा बहुत अपडेट कर सकते हैं, कोई चीज़ डिलीट करनी हो वो कर सकते हैं, या कोई चीज़ सुधारनी हो वो यहाँ पे कर सकते हैं, ये उनको राइट है, ये लिखा है इसमें। इसमें कैंडिडेट का कोई मतलब उतना रोल नहीं है। तो चौथे पॉइंट में लिखा गया है कि जो कैंडिडेट है वो कम से कम मिनिमम जो क्राइटेरिया दिया गया है प्रोग्राम के रिगार्डिंग, यानी कि पीएचडी के लिए जो मिनिमम एलिजिबिलिटी है उसको फुलफ़िल करना चाहिए कैंडिडेट ने, ठीक है, जब वो अप्लाई कर रहा है। अगर फिर भी किसी ने इस तरीके से एडमिशन ले लिया या इस तरीके से कि जिसकी मिनिमम एलिजिबिलिटी भी फुलफ़िल नहीं हो रही थी, तो उसका जो एग्ज़ाम है या जो उसका एडमिशन है वो कैंसिल कर दिया जाएगा और उसके ऊपर लीगल एक्शन भी ले लिया जाएगा, ये यहाँ पे लिखा है। फिफ्थ है कि इन केस, यहाँ पे हिंदी में बता देती हूँ सीधा सीधा, कि अगर कोई कैंडिडेट है, अगर वो टाइम पे अपना फ़ी पे नहीं करता है, जब उसका जैसे एडमिशन हो रहा है और उसको एक डेट दी गई है कि आपको अपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो जमा करने हैं, ठीक है, जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो जमा करने हैं, और जो आपकी जो फ़ीस है उस ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग, जैसे किसी का एडमिशन हो गया है, जो जो निकल गया है, जिसने पीएचडी का एंट्रेंस पास कर दिया है, उसके लिए ये बात हो रही है फिफ्थ पॉइंट की, कि अगर उसको डॉक्यूमेंट सबमिट करने के लिए बोला गया है और अगर उसको फ़ीस जमा करने के लिए बोला गया है, लेकिन वो क्या है, एक पर्टिकुलर टाइम के लिए बोला गया है ना, ये प्रिस्क्राइब्ड डेट एंड टाइम के लिए दिया गया है, लेकिन अगर वो उस टाइम पे नहीं कर पाता है ये चीज़ और वो नॉर्म्स को फॉलो नहीं करता है, नियमों का पालन नहीं करता है, तो वो उसका जो एडमिशन का जो प्रोसेस है वो निरस्त हो जाएगा, स्वतः ही समाप्त हो जाएगा उस ड्यूरेशन के अंदर, अगर वो ना ही फ़ीस जमा करता है ना ही अपने डॉक्यूमेंट्स जमा करता है तो, ठीक है। तो ये लिखा है फिफ्थ पॉइंट उनके लिए है जो पीएचडी एंट्रेंस जब निकाल लेंगे, क्वालिफाई हो जाएंगे, उनके लिए ये फिफ्थ पॉइंट है। अब जो सिक्स पॉइंट है वो भी एडमिशन से रिलेटेड ही है। अगर किसी कैंडिडेट ने अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं दिए और या दे दिए फेक डॉक्यूमेंट्स दे दिए, ठीक है, पाए जाते हैं कि वो फेक हैं, ठीक है, तो उसको और वो किसी भी मैनर में क्या है डिफेक्टिव है, तो उस कैंडिडेट को एडमिशन नहीं दिया जाएगा। और दूसरा ये है कि अगर किसी कैंडिडेट ने पहले ही कहीं और एडमिशन ले लिया है तो उसका भी एडमिशन कैंसिल कर दिया जाएगा, ये लिखा है यहाँ पे। यानी कि इस सिक्स पॉइंट का मतलब ये हो सकता है कि अगर वो पहले से कहीं और एडमिशन है उसका, यानी कि एक से ज़्यादा जगह नहीं होना चाहिए ना एडमिशन, तो उसके लिए है ये, चाहे वो कंप्लीट भी कर ले अपने प्रोग्राम को, तो ये उसकी जो डिग्री है वो कैंसिल कर दी जाएगी और उसके खिलाफ लीगल एक्शन ले लिया जाएगा। छठा पॉइंट है कि जो भी एप्लीकेशन फॉर्म भरा जाएगा वो आपका ऑनलाइन मोड के थ्रू भरा जाएगा, वही एक्सेप्टेबल होगा। और जो एलिजिबल कैंडिडेट हैं, ठीक है, जो एग्जामिनेशन का फॉर्म भरना चाहते हैं, अपना फ़ीस ज़रूर सबमिट करें, ठीक है, डेडलाइन कंप्लीट होने से पहले ही अपना फ़ीस सबमिट करें। और बिना फ़ीस सबमिट, कोई फॉर्म ऐसे ही भर देते हैं आधा अधूरा, तो बिना फ़ीस सबमिट के जो फॉर्म है आपका इनकम्प्लीट माना जाएगा, वो वैसे ही आपका रिजेक्ट हो जाएगा। अब सेवन्थ पॉइंट पढ़ लिया है हमने, अब 8 पॉइंट पढ़ते हैं। ये लास्ट जो पॉइंट है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये उन कैंडिडेट्स के लिए है जो अभी मास्टर्स डिग्री के फाइनल में हैं और जो पीएचडी का एंट्रेंस फॉर्म भरना चाहते हैं, यानी कि जो लास्ट सेमेस्टर में हैं अपने, जैसे एमएससी के 4th सेमेस्टर में हैं या एमए के 4th सेमेस्टर में हैं, तो वो कोई भी सब्जेक्ट से हो सकते हैं, तो उनके लिए ये वाला पॉइंट लिखा गया है। अगर इन शॉर्ट इस 8th पॉइंट को समझें तो ये ऐसा लिखा गया है कि जो भी कैंडिडेट फाइनल ईयर में हैं, अपने मास्टर्स में फाइनल ईयर में हैं या फाइनल सेमेस्टर में हैं, तो अगर वो फॉर्म भरना चाहते हैं, मान लो उन्होंने फॉर्म भर भी लिया तो और उन्होंने एग्ज़ाम क्वालिफाई भी कर लिया, तो लेकिन अगर उनका जो पीएचडी के लिए क्राइटेरिया होता है ना, मिनिमम इतने परसेंटेज होनी चाहिए, इतने परसेंटेज होनी चाहिए, अगर वो मास्टर्स में उतनी परसेंटेज नहीं ला पाए, मतलब पीएचडी का उन्होंने एग्ज़ाम दिया, वहाँ पे वो क्वालिफाई भी हो गए, लेकिन उन्होंने एग्ज़ाम दे दिया, वहाँ पे क्वालिफाई हो गए, लेकिन मिनिमम जो क्राइटेरिया था वहाँ से फुलफिल नहीं हुआ। जब काउंसलिंग की बारी आई तो काउंसलिंग के टाइम पे आपका जो मिनिमम क्राइटेरिया था वो कंप्लीट नहीं हो पाया, तो भी आपका जो एडमिशन है वो कैंसिल हो जाएगा। ये बात का आपको ध्यान रखना है कि आपके मिनिमम क्राइटेरिया कंप्लीट होनी चाहिए। तो इसका अनुमान आपको पहले से होगा, क्योंकि 3 सेमेस्टर के अकॉर्डिंग ही 4th सेमेस्टर में जो ओवरऑल परसेंटेज है वो बनती है। तो ये चीज़ का ध्यान रखें कि आपका जो मिनिमम क्राइटेरिया है वो कंप्लीट हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, उसी के अकॉर्डिंग आप अपना फॉर्म भरें, क्योंकि ये पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट लिखा गया है। नहीं तो क्योंकि फ़ीस तो इसकी काफ़ी ज़्यादा है, तो देख लीजिए अपने अकॉर्डिंग, जो भी कैंडिडेट अपीयरिंग में भरना चाहते हैं वो एक बार अपना मिनिमम क्राइटेरिया देख लें। 50-60% के आसपास तो सभी के होने ही चाहिए, ठीक है। तो वैसे तो इतना नहीं होता है, इतना ज़्यादा नहीं होता है, लेकिन फिर भी 60 के आसपास तो नहीं होता, लेकिन 50-55 के आसपास ही परसेंटेज होती है। लेकिन आपको कोशिश करनी है कि आपका 60% के आसपास तो कम से कम होनी ही चाहिए परसेंटेज, तो आप फिर कोई भी फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। तो अब एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है सबको जानना। पीएचडी प्रोग्राम के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो जान लेते हैं। पहला जो है आपका 1 ईयर मास्टर डिग्री या 2 ईयर मास्टर डिग्री प्रोग्राम कंप्लीट होना चाहिए बैचलर डिग्री के बाद, एक तो ये है। दूसरा क्या है, मास्टर डिग्री होनी चाहिए 2 साल की, 4 सेमेस्टर की या 3 ईयर बैचलर डिग्री के बाद,
ठीक है। मास्टर्स आपने कर रखी है तो आपके 55% जो है मार्क्स होने चाहिए या इक्वलेंट ग्रेड होनी चाहिए। ठीक है। उसके बाद जिन्होंने बाहर फॉरेन से पढ़ रखा है तो वो भी एलिजिबल है यहाँ पे भरने के लिए, मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ होना चाहिए। उसके बाद है 5% जो है रिलैक्सेशन मिलेगा, यानी कि अगर 55% है तो 50% किन के मार्क्स होने चाहिए, SC ST OBC, डिफरेंटली एबल्ड, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन या अदर कैटेगरी जो भी आते हैं, तो इनको राइट्स दिया जाता है 5% का। तो 5% इनके कम भी होंगे तो चलेगा, यानी कि 50% वाले कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबल हैं मास्टर डिग्री में। उसके अलावा एक और चीज़ यहाँ पे जोड़ दी गई है कि जो अब एडमिशन लेना चाहेंगे, जो 4 साल का जो बैचलर डिग्री कर दिया गया है, तो 4 ईयर का जो बैचलर डिग्री है या 8 सेमेस्टर जिसको हम कह सकते हैं बैचलर डिग्री प्रोग्राम के बाद जो PhD करना चाहते हैं, उनके लिए जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो 75% उनके मार्क्स होने चाहिए या उसी के इक्वलेंट ग्रेड पॉइंट होने चाहिए, तब वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि जिन्होंने MPhil प्रोग्राम कर रखा है तो वो भी उनके 55% मार्क्स होने चाहिए या इक्वलेंट ग्रेड होनी चाहिए, तो वे भी भर सकते हैं। अगर किसी ने फॉरेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से पढ़ रखा है तो वो भी इसको भर सकते हैं फॉर्म, उनके लिए भी यही क्राइटेरिया रहेगा। और उसके बाद लास्ट हम बात करें तो यहाँ पे 5% रिलैक्सेशन इनको भी दिया जाएगा, SC ST OBC और नॉन क्रीमी लेयर, डिफरेंटली एबल्ड, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन यहाँ पे भी दिया जाएगा, यानी कि 50% अगर PhD में एंट्रेंस लेना चाहते हैं MPhil वाले, उनके लिए है ये। थर्ड पॉइंट जो कि हम डिस्कस कर चुके हैं यही वाला है कि अगर फाइनल ईयर में है कोई स्टूडेंट, पोस्ट ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर सेमेस्टर में है, तो वो भी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भर सकता है। उसकी एक ही कंडीशन है कि वो अपना एग्जामिनेशन अगर क्वालिफाई कर लेता है तो काउंसलिंग होने से पहले उसको अपना जो मार्क्स है उसको अपडेट करना होगा, जो कि ऑनलाइन मीडियम में ही होगा, और वो मिनिमम क्वालिफिकेशन को उसने फुलफिल करना है, तभी उसको एडमिशन मिलेगा, नहीं तो ऑटोमेटिकली उसका जो एडमिशन है कैंसिल हो जाएगा अगर वो मिनिमम क्वालिफिकेशन को कंप्लीट नहीं करता है। यानी कि 55% या 50% को क्वालिफाइंग मार्क्स है, अगर इतने परसेंटेज उसके नहीं आते हैं तो उसका अपने आप ही ये कैंसिल हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे एक नोट दे रखा है, यहाँ पे लिखा है कि जो PhD कैंडिडेट है उससे एक्सपेक्ट किया जाता है कि जहाँ पे वो रिसर्च परस्यू करना चाहते हैं उन्होंने सेम सब्जेक्ट से अपनी मास्टर डिग्री कंप्लीट की हो। हालांकि जो वो यूनिवर्सिटी के पास एक प्रोविज़न होता है कि जो रिसर्च डिग्री कमेटी है वो उनको, अगर कैंडिडेट के पास एक नेसेसरी क्वालिफिकेशन है तो वे उनको परमिट भी कर सकते हैं, यानी कि परमिशन दे सकते हैं कंडक्ट करने के लिए रिसर्च इन रिलेटेड सब्जेक्ट सेम और डिफरेंट फैकल्टी के साथ। ये यहाँ पे ये वाली लाइन लिखी है। और B पॉइंट ऐसा लिखा है कि जो कैंडिडेट जिनको किसी भी क्रिमिनल रिकॉर्ड है जिनका, और कोर्ट और लॉ के थ्रू उनको कोई भी दंड दिया गया है, तो वे इनएलिजिबल हैं इस एग्जामिनेशन फॉर्म को भरने के लिए, और ऐसे जो कैंडिडेट हैं वो एलिजिबल नहीं माने जाएंगे टू अप्लाई CPET 2024। तो एक पॉइंट यहाँ पे रिजर्वेशन पॉलिसी के ऊपर लिखा गया है कि जो भी PhD सीट के लिए रिजर्वेशन दी जाती है वो उत्तराखंड स्टेट के अकॉर्डिंग दी जाएगी। ठीक है, वही कैंडिडेट इस रिजर्वेशन को ले सकते हैं जिनके पास उत्तराखंड का डोमिसाइल हो और कैटेगरी का सर्टिफिकेट हो, वो भी उत्तराखंड का, यानी कि उत्तराखंड के जो कैंडिडेट हैं उनके लिए ही ये रहेगा। और जो कैटेगरी सर्टिफिकेट फ्रॉम अदर स्टेट रहेंगे विल नॉट बी टेकन इनटू कंसिडरेशन। अदर स्टेट के जो कैंडिडेट रहेंगे अगर उनका रिजर्वेशन पॉलिसी अगर होती भी है तो यहाँ पे ये मान्य नहीं करा जाएगा, और अदर स्टेट के जो कैंडिडेट्स हैं उनको अनरिजर्व्ड कैंडिडेट्स के रूप में माना जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए प्रोसीजर फॉर एडमिशन, तो 2 तरीके से बता रखा है यहाँ पे। जो कैंडिडेट हैं रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं PhD डिग्री प्रोग्राम के लिए, उनके लिए 2 तरीके हैं, 2 मेथड्स हैं, 2 तरीके से आप PhD में इनरोल कर सकते हैं। पहला है कि कंबाइंड PhD एंट्रेंस टेस्ट, यानी कि CPET का आपको फॉर्म भरना है, उसमें आप क्वालिफाई हो जाएंगे और उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। एक तो ये तरीका है। दूसरा है CPET एग्जाम्प्टेड, यानी कि वे कैंडिडेट जिन्होंने नेट सेट गेट वगैरह का रखा है तो वो यहाँ पे एग्जाम्प्टेड होंगे, और वे क्या कर सकते हैं अपना, उन्होंने ऑनलाइन फॉर्म तो भरना ही भरना है और फीस भी भरनी है उन्होंने, ठीक है, डेडलाइन से पहले भरनी है, और उनको भी इंटरव्यू देना पड़ेगा। इन स्टूडेंट्स को कंपलसरी है, और दूसरा मेथड है इसके थ्रू उनका एडमिशन हो जाएगा। अब हम एग्ज़ाम पैटर्न की बात कर लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ देखिए पहले पॉइंट में लिखा है कि जो रिटन एग्ज़ाम होगा यानी कि वो 100 मार्क्स का है आपका, और टोटल ड्यूरेशन ऑफ जो टाइम है वो 2 आवर्स का रहेगा। और यहाँ पे एग्ज़ाम में आपके 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे ऑब्जेक्टिव, हर एक क्वेश्चन के लिए 1 मार्क्स मिलेगा आपको। नो पेनल्टी फॉर इनकरेक्ट आंसर, यानी कि नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे नहीं दी गई है। द फॉलोइंग इज़ द पैटर्न फॉर द रिटन एग्जामिनेशन, यानी कि यही आपका पैटर्न रहेगा। तो पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन देखिए यहाँ पे द
टेस्ट विल कंसिस्ट ऑफ 2 पेपर, 2 पेपर होंगे आपके, और ऑब्जेक्टिव टाइप के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, और इन दोनों पेपर के बीच में कोई भी ब्रेक नहीं होगा। पहला पेपर आपका होगा 50 मार्क्स का और 50 नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, और इसमें जो क्वेश्चन होंगे आपके, दिस इज़ बेस्ड ऑन रिसर्च मैथडोलॉजी एंड assesses a candidate understanding various research methodologies and ability to apply them effectively in research setting। तो इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन होंगे, रिसर्च से रिलेटेड आपके क्वेश्चन होंगे। और सेकंड जो आपका रहेगा 50 मार्क्स 50 क्वेश्चन, इसमें आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे जो कि आपने जिससे भी आपने मास्टर्स की होगी उससे। तो यहाँ पे 2 आवर्स का रहेगा, यानी कि 120 मिनट का रहेगा विदाउट ब्रेक। ये सारे क्वेश्चन आपके एक साथ होंगे और सभी क्वेश्चंस कंपलसरी रहेंगे आपके। यहाँ पे दूसरा एक पॉइंट लिखा है कि देयर विल बी नो रिव्यू रीअसेसमेंट ऑफ द रिटन टेस्ट आंसर शीट। अब देखिए इसमें जो आपका क्वालिफाइंग मार्क्स है वो भी दे रखा है यहाँ पे। तो वही कैंडिडेट जो CPET में 50% और इससे ज़्यादा अनरिजर्व कैटेगरी वाले जो कैंडिडेट हैं वो स्कोर करेंगे, और जो 45% या इससे ज़्यादा OBC नॉन क्रीमी लेयर कैंडिडेट या 45% और मोर फॉर SC ST VH PH EWS कैंडिडेट शैल बी एलिजिबल कॉल्ड फॉर इंटरव्यू। इनको ही बुलाया जाएगा जिनका इससे ऊपर या इसके बराबर आपका मार्क्स स्कोर करेगा, जो उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। और जिन भी कैंडिडेट्स का ये एग्ज़ाम क्वालिफाई होगा उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, और वे अपना जो इंटरव्यू है उसको प्रिपेयर कर लेंगे, और वो सभी चारों यूनिवर्सिटीज़ में पार्टिसिपेट कर सकते हैं क्योंकि वहाँ पे इनकी लिस्ट भेजी जाएगी सभी चारों यूनिवर्सिटीज़ में। फोर्थ पॉइंट में ये लिखा है कि जैसे ही आपका PhD इंट्रेंस एग्ज़ाम कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद आप क्वालिफाई हो जाएंगे, आपका रिजल्ट आ जाएगा, तो उसके बाद 30 मार्क्स का जो है इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ पार्टिसिपेट कर रही हैं CPET 2024 में। और ये जो सीटें होंगी उसके आधार पे ये इंटरव्यू लिया जाएगा, सब्जेक्ट और सीट के आधार पे। और जो पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी है वो सेपरेटली नोटिफाइड करेगी इंटरव्यू के लिए, अपने वेबसाइट पे भी करेगी और मेन वेबसाइट पे भी आएगा ही। और जो स्टूडेंट CPET के अंडर किसी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में इंटरव्यू अटेंड करना चाहते हैं तो वो पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में अटेंड कर सकते हैं। और एक कैंडिडेट अगर किसी एक विश्वविद्यालय में किसी यूनिवर्सिटी में इंटरव्यू के लिए अपेयर होता है और उसका एडमिशन किसी और में भी वो करना चाहता है, तो वो यहाँ पे कोई भी बाधा उत्पन्न करने वाली बात नहीं है यहाँ पे, यानी कि एक से ज़्यादा में आप अटेंड कर सकते हो इंटरव्यू को, ये यहाँ पे बोला गया है। फिफ्थ पॉइंट है कि जो कैंडिडेट्स हैं उनकी एक सब्जेक्ट वाइज मेरिट लिस्ट बनेगी बाद में, वो भी यूनिवर्सिटी लेवल पे बनेगी, जो कि फ़ाइनल रैंकिंग होगी कैंडिडेट की, और उसकी लिस्ट आएगी जिसमें 70% मार्क्स जो स्कोर कर रखे हैं उसके होंगे, और 30% जो मार्क्स होंगे वो इंटरव्यू में आपके आए होंगे। तो उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, आपकी एक मेरिट लिस्ट जारी करी जाएगी जिसके तहत आपका एडमिशन फिर PhD में होगा। जो आपका 6 पॉइंट है इसको मैं नॉर्मल समझा देती हूँ कि इसमें ये लिखा गया है कि आपके जो भी कैंडिडेट हैं जो PhD में सिलेक्शन लेना चाहते हैं, उनका अगर हर जो भी वो जिस सब्जेक्ट से PhD करने के लिए जाएंगे उनका जो रैंक आएगा और मेरिट लिस्ट पर अगर नाम आएगा तो उसकी भी ये गारंटी नहीं है कि आपका सिलेक्शन हो ही जाएगा, क्योंकि यहाँ पे लिखा है कि अगर सीट अवेलेबल होंगी उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट से तो ही ये माना जाएगा कि यहाँ पे लिखा है ना, डज़ नॉट गारंटी एडमिशन टू दी PhD प्रोग्राम। मेरिट लिस्ट भी ये डिसाइड नहीं कर पाएगी कि आपका जो एडमिशन है वो होगा या नहीं होगा अगर आपकी सीट ही अवेलेबल नहीं हुई वहाँ पे, तब ये बात लिखी गई है। और ये भी बात लिखी गई है यहाँ पे कि जिस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में आपका मेरिट लिस्ट में नाम आया होगा आप उस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में ही अपना एडमिशन ले पाओगे। 3.4 में डायरेक्ट एडमिशन की बात की गई है। यहाँ पे ये बोला गया है कि जो CPET 2024 का जो एग्ज़ाम है वो कंबाइंडली कंडक्ट करवाया जा रहा है। जो कैंडिडेट इसमें PhD में एडमिशन लेना चाहते हैं और PhD प्रोग्राम स्टेट यूनिवर्सिटी पार्टिसिपेट करना चाहती हैं, इसमें ये क्या कराया जा रहा है, कंबाइंडली करवाया जा रहा है। और यहाँ पे एक लिस्ट ऑफ कैंडिडेट की लिस्ट निकाली जाएगी जो कि CPET 2024 को क्वालिफाई करेंगे, और रिस्पेक्टिव यूनिवर्सिटी को उनकी लिस्ट भेजी जाएगी। उसके बाद उनका इंटरव्यू और मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी जो कैंडिडेट एडमिशन लेना चाहते हैं उनकी, और रिस्पेक्टिव यूनिवर्सिटीज़ में ये लिस्ट भेजी जाएगी। अब बात आती है उन लोगों की जिनको छूट प्राप्त है। अब छूट किनको प्राप्त है, वो ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने नेट सेट गेट वगैरह किया हो तो उनको छूट प्राप्त है ना। तो उनको क्या करना है, जिस यूनिवर्सिटी में वो एडमिशन लेना चाहते हैं तो वहाँ के उनको रूल्स देखने होंगे और वहाँ पे ही उनकी एक मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी।
ठीक है। तो ऐसे स्टूडेंट जो डायरेक्ट एडमिशन चाहते हैं विदाउट अपीयरिंग CPET आर एडवाइज टू गो रिसर्च ऑर्डिनेंस ऑफ रिस्पेक्टिव यूनिवर्सिटी टू इंश्योर देयर क्राइटेरिया फॉर एग्जामिटिंग एंड रूल्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ मेरिट। तो किस आधार पे उनकी मेरिट लिस्ट बनेगी, इसके लिए उनको पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी की रूल्स रेगुलेशन देखनी पड़ेगी। ठीक है, यहाँ पे कुछ रूल्स वैसे दे रखे हैं, हम देख लेते हैं थोड़ा। अब देखिए, ये कुमाऊं यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग दे रखे हैं। जो कैंडिडेट यहाँ पे डायरेक्ट एडमिशन लेना चाहते हैं उनके लिए ये रूल्स दे रखे हैं। इसको मैं शॉर्ट में एक बार बता देती हूँ आपको। तो कुमाऊं यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग पहली जो शर्त यहाँ पे रखी गई है, जो कैंडिडेट जिनके पास फेलोशिप स्कॉलरशिप है UGC नेट, UGC CSIR नेट या NFSC, NFOBC, NFST या कोई भी इक्विवेलेंट फेलोशिप है, और उनके पास इंस्पायर फेलोशिप है या ग्रेजुएट फार्मेसी एप्टीट्यूड टेस्ट यानी कि GPAT या गेट इक्विवेलेंट नेशनल टेस्ट और MPhil है, तो ऐसे जो कैंडिडेट हैं उनको डायरेक्ट एडमिशन दे दिया जाएगा विदाउट अपीयरिंग रिसर्च डिग्री इंट्रेंस टेस्ट। लेकिन ऐसे स्टूडेंट्स को यहाँ पे अप्लाई तो करना पड़ेगा और उन्हें फ़ीस भी अपनी भरनी पड़ेगी और इंटरव्यू भी देना पड़ेगा। और दूसरा लाइन इन्होंने लिखा है, और जिन कैंडिडेट का जो फेलोशिप सर्टिफिकेट है वो एक्सपायर हो गया है तो वो इसके लिए नहीं भर सकते हैं इसका फॉर्म, वो मान्यता नहीं मिलेगी उनको, वो नहीं भर पाएंगे। तीसरा पॉइंट लिखा है, ऐसे टीचर परमानेंट टीचर जो सर्विस दे रहे हैं कुमाऊं यूनिवर्सिटी में और एक एफिलेटेड कॉलेज टीचर के रूप में यानी कि एफिलेटेड कॉलेज में एज अ टीचर की फैकल्टी में वो काम कर रहे हैं और वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को भी फॉलो कर रहे हैं, तो ऐसे जो टीचर्स हैं उनको भी PhD करने का मौका दिया जाएगा। और ऐसे कैंडिडेट जो कि CCS यानी कि सेंट्रल सर्विस सिविल सर्विस के मेंबर रहे हैं या ग्रुप A कैटेगरी के मेंबर रहे हुए हैं और उन्होंने अपना जो सर्विस है वो कंप्लीट कर लिया है एटलीस्ट 5 ईयर, तो उनको भी यहाँ पे एलिजिबल माना जाएगा इस फॉर्म को भरने के लिए। तो आप ये सारे देख लेंगे और भी चीज़ें यहाँ पे डिटेल में, ये आपको वेबसाइट पे मिल जाएगा, ये प्रोस्पेक्टस आपको वेबसाइट पे मिल जाएगा। देखिए, उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी के लिए क्या लिखा है यहाँ पे, जो डायरेक्ट एडमिशन चाहते हैं उनके लिए। तो यहाँ पे भी इन्होंने UGC नेट, UGC CSIR नेट, गेट और शिक्षक अध्युक्ति धारक अभ्यर्थियों को छूट दे रखी है, और जैसे कि नेट स्लेट गेट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को प्रवेश परीक्षा देनी होगी। और यहाँ पे लिखा है कि विश्वविद्यालय में जो कार्यरत UGC नेट, UGC CSIR नेट, गेट, JRF, PhD हेतु इंस्पायर फेलोशिप धारक हैं उनको इसी स्तर की परीक्षाओं में प्रवेश में शामिल होने के लिए छूट प्रदान है उनको, और हालांकि उनको साक्षात्कार में शामिल होना होगा। ये उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग है ये नियम। देखिए, एक तरह से देखा जाए तो सभी में एक तरह की ही बातें लिखी गई हैं। तो ये SSJU यूनिवर्सिटी का है और उसके बाद नीचे SDS यूनिवर्सिटी का भी है, श्रीदेव सुमन यूनिवर्सिटी का भी है। तो आप लोग इसको खुद से पढ़ लेंगे क्योंकि काफ़ी लंबा वीडियो हो रहा है। तो सभी में एक तरह की ही बातें बोली गई हैं। तो अगर आप ये सारे सर्टिफिकेट हैं आपके पास, एलिजिबल हो, फेलोशिप वगैरह है आपके पास, तो आप डायरेक्ट इसमें फॉर्म भर सकते हो। आपको फ़ीस तो भरनी पड़ेगी और आपको इंटरव्यू के लिए अपीयर होना ही पड़ेगा एडमिशन लेने के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सारी चीज़ें। देखिए, मेरिट लिस्ट तो आपकी ऑनलाइन ही आएगी और पर्टिकुलर यूनिवर्सिटीज़ में आएंगी मेरिट लिस्ट बन के। जहाँ पे भी आपने अप्लाई किया होगा वहाँ पे मेरिट लिस्ट बन के आएंगी, वहाँ पे आपको इंटरव्यू देना होगा। अब हम सेंटर की बात कर लेते हैं कि आपके कौन कौन से सेंटर रहेंगे जहाँ पे आपको एग्ज़ाम देने जाना होगा। तो देखिए, पूरे उत्तराखंड में अल्मोड़ा है पहला, दूसरा है देहरादून, तीसरा हल्द्वानी, चौथा नैनीताल, पाँचवां पिथौरागढ़ और छठा ऋषिकेश में आपके लिए ये जो कंबाइंड PhD इंट्रेंस टेस्ट है वहाँ पे यहाँ कंडक्ट कराया जाएगा इन सेंटर्स में CPET 2024। अब हम सिलेबस की बात कर लेते हैं। तो सिलेबस फॉर CPET 2024 पेपर फर्स्ट रिसर्च मेथडोलॉजी पे होगा एंड पेपर 2 सब्जेक्ट वाइज होगा आपका। जिस भी सब्जेक्ट से आपने मास्टर्स कर रखी है उस सब्जेक्ट से आपका दूसरा पेपर आएगा। तो पेपर फर्स्ट रिसर्च मेथडोलॉजी पे होगा एंड उसका जो सिलेबस है आपको यहाँ पे समर्थ की वेबसाइट पे मिल जाएगा एंड पेपर 2 का भी सिलेबस आपको समर्थ की वेबसाइट पे मिल जाएगा। अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप अपने मास्टर्स में जो आपका सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग समर्थ के पोर्टल पर आप देख लेंगे। आई थिंक अब तो अपलोड भी हो गया होगा, आप चेक कर सकते हैं। अब हम देख लेते हैं कि किस किस सब्जेक्ट के लिए यूनिवर्सिटी वाइज ये CPET का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जा रहा है। तो यहाँ पे लिस्ट बनी है, ये कुमाऊं यूनिवर्सिटी की लिस्ट है, यहाँ पे श्रीदेव सुमन यूनिवर्सिटी की लिस्ट है। इन सब्जेक्ट से आप भर सकते हो पर्टिकुलर कॉलेज में, और SSJU यूनिवर्सिटी से है एंड उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी से है। तो यहाँ पे आप लिस्ट को देख लेंगे एक बार, मैं स्क्रॉल कर देती हूँ तो आप अच्छे से देख लेना कि आपका सब्जेक्ट इनमें से है या नहीं है और आपको पर्टिकुलर कौन से यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन लेना है। और सब्जेक्ट वाइज आपके जो रिसर्च के लिए यानी कि PhD के लिए वैकेंसीज़ होंगी, सीट होंगी, तो उसके अकॉर्डिंग ही आपको आपके मेरिट के आधार पे और आपके इंटरव्यू के आधार पे जो आपके मार्क्स आए होंगे, क्वालिफाइंग मार्क्स,
रिटर्न प्लस इंटरव्यू के। उसके बाद आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी। उसके बाद सब्जेक्ट अगर आपका अवेलेबल रहेगा पर्टिकुलर कॉलेज में, आपको मतलब सीट अवेलेबल रहेंगी तो आप वहाँ पे अपीयर कर सकते हो और आप एडमिशन वहाँ पे ले सकते हो। तो आज हमने बहुत ही अच्छे से डिटेल में जाना कि जो CPET 2024 का जो एग्ज़ाम आपका PhD का होने वाला है, तो उसमें कितने सारे नियम थे जिनको आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत है, जो आपको पता होने चाहिए एज अ कैंडिडेट। जब आप फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तो आपको अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी पता होना चाहिए और आपको सभी बातें ध्यान में भी रखनी होती हैं, क्योंकि फॉर्म थोड़ा महंगा है। तो हो सकता है कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को ना देखे और ऐसे ही फॉर्म भर दे, तो थोड़ी यहाँ पे दिक्कत का सामना उनको करना पड़ सकता है। तो सभी चीज़ें आज हमने डिटेल में समझी। तो आपको फर्दर कोई इस वीडियो के रिगार्डिंग PhD एंट्रेंस के रिगार्डिंग कोई भी डाउट या क्वेरी होती है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करूँगी। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे आपका इसका फॉर्म भरने का प्रोसेस जो है। अब नेक्स्ट जस्ट इसके बाद आ जाएगा 1-2 दिन में, उसको भी मैं अपलोड कर दूँगी, क्योंकि फॉर्म फिलअप का मैंने वीडियो ऑलरेडी बना दिया है, तो उसको अपलोड करना है जस्ट इसके बाद। जल्दी ही इसका वीडियो आने वाला है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि सभी लोगों को ये जो नियम हैं जो कि PhD के रिगार्डिंग आपको ध्यान रखनी है, सभी को पता चल सके। थैंक यू सो मच मेरा वीडियो देखने के लिए। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।